उस हेलो हेलो। तो सर आपकी क्लियर आ रही है आवाज, आप ज्वाइन रखिए। ओके, तो जैसे हमारे पास 500 मिली एम्पियर का हमारे पास यदि गैल्वेनोमीटर है, तो उससे अगर हम वोल्टेज को देखें तो कितने वोल्टेज का मेजर कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो तार है उसका प्रतिरोध 70 ओम है, 70 ओम है, 80 ओम है, जैसा भी होगा तार का। तो माना हमने 70 ओम है और 500 माइक्रो एम्पियर का हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, तो उसे वोल्टेज कितने माप सकते हैं? तो आपको मालूम है कि जो विभवांतर होता है इक्वल टू आई आर होता है, और जब 500 माइक्रो एम्पियर का 70 ओम में गुणा करेंगे तो 35 मिली वोल्ट, यानी 35 मिली वोल्ट हम उसके द्वारा वोल्टेज को भी माप सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को माप सकते हैं, धारा की दिशा को माप सकते हैं, इसके साथ ही कम मात्रा में जो हमारे पास विभवांतर है, वोल्टेज है, उसको भी मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ज्यादा मात्रा में धारा को या फिर ज्यादा मात्रा में वोल्टेज को क्यों नहीं माप पाते? तो हमारे पास जो उसके अंदर तार प्रयोग में किया जाता है उसकी कैपेसिटी है। अगर ज्यादा मात्रा में आप इस पर करंट या फिर वोल्टेज लगा देते हो तो वो तार जल जाता है और वो वोल्टमीटर हमारा, वो जो गैल्वेनोमीटर हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी उस पर रीडिंग लिखी हुई है, उतना ही वोल्टेज या उतना ही एम्पियर उस पर लगाएंगे, उसके द्वारा उसका मेजर कर सकते हैं। इसके साथ ही धारा का मेजर किया जाता है कि धारा की डायरेक्शन है वो किस दिशा में है। जैसे विभव मापी पे जब काम करते हैं तो धारा की दिशा को देखना होता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ धारा की दिशा को चेक करना होता है उसमें भी गैल्वेनोमीटर का यूज हम कर लेते हैं। अब जो बात आती है वो ये है कि हम अमीटर की बात करें तो यहाँ सर्किट डायग्राम में प्रॉब्लम थी। सर्किट डायग्राम आप चेक कर लीजिएगा। जो गैल्वेनोमीटर है उसके समांतर क्रम में हम प्रतिरोध जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो अमीटर बन जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है? उसके पीछे अगर कारण देखें तो कारण ये है कि हमने जो धारा भेजी है, जैसे हमने कहा था कि गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी या उसमें जो तार लगा रखा है उसकी कैपेसिटी 500 माइक्रो एम्पियर है, ये उसकी कैपेसिटी है। और मान लीजिए हमने उसमें धारा भेज दी, मान लीजिए 5 एम्पियर धारा भेज दी, तो उसकी कैपेसिटी 500 माइक्रो एम्पियर की है और हमने भेज दी 5 एम्पियर। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? अगर हम धारा को दो दिशाओं में बांट दें, दो भागों में बांट दें और इस तरह से बांटें कि एक साइड में जो ज्यादा से ज्यादा पार्ट है धारा का, यानी 500 माइक्रो एम्पियर तक तो चली जाए गैल्वेनोमीटर में, और बची हुई सारी धारा है वो कहाँ चली जाए? प्रतिरोध में चली जाए। अगर ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो हमारा गैल्वेनोमीटर खराब भी नहीं होगा और हम जो धारा का मान है, ज्यादा मात्रा में जो धारा है 5 एम्पियर धारा, उसका मापन भी हो जाए। तो हमने यहाँ पर यही किया है। यहाँ पर हमने प्रतिरोध लगा दिया और प्रतिरोध ऐसा होना चाहिए जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, क्योंकि जितना प्रतिरोध कम होगा उतने ही धारा उसमें ज्यादा जाएगी। अगर आपने प्रतिरोध बढ़ा दिया तो धारा का फिर ज्यादा धारा किसमें चली जाएगी? गैल्वेनोमीटर में, और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जो हम ऊपर बचना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिरोध कम से कम लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा धारा चली जाए। तो जैसे मान लीजिए ऊपर वाला जो गैल्वेनोमीटर उसमें 1% धारा जा रही है, और जो प्रतिरोध है आपका जिसको आप आर एस कह रहे हैं, प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध इसको कहते हैं, तो आर एस में जो धारा है वो ज्यादा जा रही है, वो 99% जा रही है प्रतिरोध में और 1% जा रही है गैल्वेनोमीटर में। तो इस तरीके से हमने धारा को दो भागों में बांट दिया, दो हिस्से कर दिए। जो आप पॉइंट देख रहे हैं, काला वाला पॉइंट है जहां से धारा आई का मान लिखा हुआ है। आई जो धारा है वो दो भागों में चली गई, एक आई एस में चली गई और एक आई जी में चली गई। तो दो भागों में विभाजित हो गई। आई जी के अंदर 1% गई है और आई एस में 99% है। कारण है आई एस का प्रतिरोध है वो सबसे कम। मैंने कहा था ऊपर लिखा हुआ है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा, तो शून्य तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन शून्य के आसपास हम ले जाएं ऐसा जाके हमें यहाँ पर प्रतिरोध लगाना होगा। तो उस प्रतिरोध में 99% धारा चली गई और बाकी 1% कहाँ चली गई? गैल्वेनोमीटर में। तो उसके आधार पर गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे देगा। 1% का मतलब ये है तो वो 100% है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, 10 विक्षेप आ रहा है, तो 10 की जगह वो क्या कर देंगे, उसकी 10 की जगह हम क्या लिख देंगे? 10 की जगह लिख देंगे 1000। 10 की जगह रीडिंग क्या आएगी? 1000, यानी कि जो 10 एम्पियर धारा थी वो क्या है? 1000, यानी 10 माइक्रो एम्पियर थी तो भाई 1000 माइक्रो एम्पियर होगी। इस तरीके से हम
परसेंट के हिसाब से उसकी रीडिंग को निकाल लेते हैं। गैल्वेनोमीटर में जो धारा आ रही है वो 5, मान लीजिए 5 आ रही है, तो 5 का परसेंट निकाल लीजिए, तो उसी हिसाब से उस पर रीडिंग सेट कर दी जाती है और वो बन जाता है फिर अमीटर। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो यह है कि प्रतिरोध को हम कहाँ जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोध को, और इसके जो प्रतिरोध का आदर्श अमीटर उसका प्रतिरोध है वो 0 होना चाहिए। तो ये तो यहाँ तक हो गया। इसको थ्योरी में लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध वो 0 के आसपास होता है। समांतर क्रम में लगाए जाने पर हम धारा को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। धारा का कुछ भाग धारामापी से गुजरता है और शेष भाग प्रतिरोध से। कुछ भाग का मतलब बहुत कम, 1%, 0.1%, 0.01%, इस तरह से बहुत कम भाग है वो गैल्वेनोमीटर से जाएगा, और जो जितना ज्यादा परसेंट है वो प्रतिरोध से गुजरेगा। धारा का कितना मान किससे गुजरेगा ये लगाए गए प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है तो अधिकतम धारा इस प्रतिरोध से गुजर जाएगी। अगर आपने बहुत कम प्रतिरोध लगाया है तो धारा का मैक्सिमम पार्ट है वो प्रतिरोध से गुजर जाएगा। यहाँ पर निश्चित किया जाता है कि प्रतिरोध से कितने प्रतिशत, यहाँ पर परसेंट देखा जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि इतना परसेंट प्रतिरोध से गुजरेगा, इतना परसेंट गैल्वेनोमीटर से। उसके आधार पर उसकी रीडिंग सेट की जाती है। इसी प्रतिशत के आधार पर प्रवाहित धारा की गणना की जा सकती है। प्रतिरोध का मान जितना कम किया जा सकता है उतनी ही धारा का मापन, उतनी ही अधिक धारा का मापन, प्रतिरोध कम कर दोगे धारा का मापन उतना ही अधिक होगा। हेलो, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जितना कम प्रतिशत उसमें से निकलेगी, यानी कि आप प्रतिरोध का मान जितना कम कर देंगे, प्रतिरोध का मान आप जितना कम करेंगे उतनी ही आप धारा का मापन गैल्वेनोमीटर के द्वारा कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा परसेंटेज प्रतिरोध से होकर गुजार देंगे उतनी अधिक धारा का मापन आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास अमीटर। उसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में हम जो प्रतिरोध जोड़ रहे हैं वो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम है, और ये इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वो 2 सिरों पर होता है। 2 सिरे, जैसे गैल्वेनोमीटर के 2 सिरों पर विभवांतर आएगा, और हमने समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया है तो प्रतिरोध के 2 सिरों पर विभवांतर आएगा, और टोटल जो विभवांतर होगा V, वो V1 और V2 के, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। V1 है वो गैल्वेनोमीटर पर विभवांतर है, V2 है वो प्रतिरोध पर विभवांतर है। अब हम यहाँ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ा रहे हैं। जब प्रतिरोध का आप मान बढ़ाएंगे तो जितना ज्यादा प्रतिरोध लगा दोगे उसके सिरों पर उतना ही अधिक विभवांतर क्रिएट होता है। तो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, और जो मैक्सिमम विभवांतर है वो R के सिरों पर होगा। अगर आप प्रतिरोध R का मान बहुत बढ़ा देंगे तो विभवांतर बहुत ज्यादा इस पर लागू हो जाएगा, और कुछ कम मात्रा में जो बचा हुआ है, V1 का मान क्या है, V1 का मान लीजिए 0.1% या 1% या 0.1%, जितना हम R की वैल्यू बढ़ा देते हैं, प्रतिरोध जितना ज्यादा बढ़ा देंगे V1 पर लगने वाला विभवांतर है वो कम हो जाएगा। V1 है उसका मान कम हो जाएगा और V2 का मान बढ़ता जाएगा। V2 का मान कैसे बढ़ेगा, R का मान बढ़ा देंगे उसके साथ ही V2 का मान बढ़ जाएगा। तो V2 के मान को बढ़ाकर, V2 का परसेंटेज बढ़ाकर हम ज्यादा से ज्यादा विभवांतर की गणना कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? आयुषी, आयुषी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखिएगा जितने बच्चे आए उनको कनेक्ट कर लीजिए। सर 80 बच्चे कनेक्ट हैं, जो भी यहाँ पे आ रहा है उसको कनेक्ट किया जा रहा है, बट वो बच्चे ऐड ही नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, नहीं हो सकता है किसी का आईडी प्रॉब्लम हो, उस वजह से नहीं हो पा रहा हो, तो देख लेना आप, है ना, इसमें मैसेज आ रहा है बार बार। ओके सर, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में भाई ये गर्ल्स कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या मैसेज? मैं ऐसे ही चला जा रहा हूँ। किसी का कोई सवाल नहीं आता? गर्ल्स सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, सुन पा रहे हैं सर। तो बेटा कुछ तो बोला करो, सांस वास तो ले लिया करो। अरे मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे बच्चे सुन भी पा रहे हैं नहीं। कई बार जानबूझ के। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और अमीटर के अंदर हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को?
या मुझे और एक्सप्लेन करना है? मुझे बता दीजिए, ये चीजें आ जानी चाहिए। कई बार मिसकॉन्सेप्ट रहता है इस चीज का, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्यों जोड़ा। तो अगर सर कोई थोड़ा दिक्कत है सा तो मुझे पूछ और लीजिए। एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ये देख पा रहा हूँ। अच्छा, वोल्टमीटर को? सर हाँ हाँ जी, बोला। सर ये हाँ जी जी बेटे, सर्कल में जी है, इसका मतलब क्या है सर? किसमें बेटा? जे वोल्ट मीटर का जो फिगर है अच्छा, ना, ये जी जो लिखा है ये गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर इसको गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हमने प्रतिरोध जोड़ा है, ये है वो गैल्वेनोमीटर। और जी सर। जी के श्रेणी यानी जब हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो बन जाता है वो वोल्ट मीटर। तो वोल्ट तो मीटर सर जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें वी लिखा हुआ है, उसके अंदर ऐसा है, एक गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है और उसके अंदर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो ऊपर जो हम उसके हमने लिख दिया वी। जो सर फिर अमीटर में जो जा रही थी, जो धारा दो आपने कहा था, एक ऊपर जा रही है आईजी और नीचे जा रही थी आर आई करके, आई आर कुछ करके जा रही थी, तो उनमें दोनों में IS। करंट तो सेम नहीं था। हाँ आई एस, हाँ, उन दोनों में क्या था? करंट सेम नहीं था। सेम नहीं जाएगा बेटा, वो डिपेंड करेगा किसका प्रतिरोध ज्यादा है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें तो कम करंट जाएगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगा। हम सेम कर देंगे तो सेम का मतलब तो ये हो गया कि हमने 5 एम्पियर भेजा तो 2.5 एम्पियर तो चला गया गैल्वेनोमीटर में, 2.5 चला गया प्रतिरोध में, तो 2.5 से तो वो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। उसकी कैपेसिटी तो 500 माइक्रो एम्पियर की है। ओके सर, जी सर। इसीलिए सेम नहीं बेच सकते। उसको हमने बनाया ही इसी तरह से, डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा करंट है वो आईएस में जाए, जो जी संट सर। प्रतिरोध है उसके अंदर जाए। ठीक है सर, ठीक ये है, हो तो गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जो हमने पीपीटी बनाई थी उसमें ये फिगर था वो उल्टा था, इस वजह से मैंने इसको वापस से रिपीट किया है। ठीक है, जी सर। आगे चलें। जी सर। तो ये तो हो गया हमारे पास विद्युत धारा और जो आवेश था वो वाली यूनिट कंप्लीट हुई है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। तो अब हम मैग्नेटिज्म को देखेंगे। तो देखिए, चुंबकत्व की अगर बात करते हैं तो हमारे पास चुंबक द्वारा पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना चुंबकत्व कहलाता है। मैग्नेटिज्म का मतलब यह है कि चुंबक के द्वारा जो कुछ पदार्थ होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित किए जाते हैं, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। अब है सर्वप्रथम चुंबक को एशिया के मैग्नीसिया नगर, जो मैग्नीसिया है वो टर्की के अंदर है, की खदानों में देखा गया। इसी शहर के नाम के आधार पर इसका नाम मैग्नेट रखा। मैग्नेट क्यों रखा है? क्योंकि मैग्नीसिया जो नगर था उसके अंदर जब खुदाई की तो खदानों के अंदर इस तरीके के पदार्थ मिले जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी नगर के आधार पर इसका नाम मैग्नेट रखा। सबसे पहले चुंबक को टर्की के मैग्नीसिया शहर में देखा गया था। तो सबसे पहली बात करते हैं चुंबकत्व क्या होता है। तो चुंबक के द्वारा पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना ये चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहलाता है। मैग्नेट जो नाम है जो इसका पड़ा था वो क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो ये पदार्थ था चुंबक, ये टर्की के मैग्नीसिया शहर में देखा गया था, इसीलिए इसको मैग्नेट नाम दिया। अब बात करते हैं मैग्नेट के प्रकार। तो मैग्नेट आपने कई तरह का देखा हुआ है, देखा है ना मैग्नेट? ऐसे रॉड शेप में होता है, सर्कुलर होता है, घोड़े की नाल जैसा होता है, और निडल जैसा, सुई जैसा होता है, डिस्क जैसा होता है। तो कई वैरायटी के चुंबक हमें देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये चुंबक के प्रकार हैं उसकी आकृति के आधार पर। उसके बाद बात करेंगे चुंबक के गुण। तो पहला गुण है चुंबक के सिरों पर आकर्षण सबसे अधिक होता है। ये पहला गुण है, सिरों पर। मध्य में आकर्षण बहुत कम, नगण्य के बराबर होता है। सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो सिरों पर है। ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जो ऊपर वाली लाइन लिखी है
कि चुंबक के सिरों पर सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, तो आप लोहे का बुरादा ले लें और लोहे के बुरादे को ऐसे रखकर उसमें चुंबक रख के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बुरादा है वो कहाँ चिपकता है? सिरों पर चिपकेगा। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो चुंबक के सिरों पर होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। ये तो सरल है। ओके, दूसरा गुण है चुंबक के आकर्षण के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। तो आपने भी देखे हैं, जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है वो चुंबकीय पदार्थ है, और जिसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती वो अचुंबकीय पदार्थ है। तो ये एक टेबल बना रखी है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ चुंबकीय है, कौन से पदार्थ अचुंबकीय है। या फिर बच्चों को जब आप स्कूल में पढ़ाएंगे तब आप चुंबक ले जाना और ऐसे पदार्थों का इकट्ठा कर लेना, ऐसे पदार्थों का कलेक्शन कर लेना। उसके बाद उन बच्चों को बता देना भैया देखो ये चुंबकीय और आकर्षित हो रहा है, ये चुंबकीय है, जो आकर्षित नहीं हो रहा है वो अचुंबकीय। तो दूसरा गुण हो गया पदार्थों के दो भागों में बांट दिया, चुंबकीय और अचुंबकीय। तीसरे गुण की बात करें, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यदि लटका दिया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, वो क्या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाके ठहरता है, और इसी गुण के कारण इसके द्वारा दिशा का ज्ञान किया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी दिशा में जाकर ठहरता है। इसी गुण के कारण हम दिशा का ज्ञान कर पाते हैं कि कौन सी दिशा हमारी उत्तर है, कौन सी दिशा हमारी दक्षिण है, और इसके अलावा पूर्व पश्चिम का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है? हाँ जी सर, जैसे अगर आयरन का कोई एलॉय बना दे तो फिर उससे मैग्नेट का अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है? बेटा, अलॉय का मतलब ये होता है कि धातु अपने गुण खो देता है उसमें। आप कोई सा भी अलॉय बनाते हैं, अलॉय के अंदर धातु वाले गुण नहीं रहते। जब धातु वाले गुण ही नहीं रहे तो फिर उसको अट्रैक्ट क्यों करेगा? लोहा रहा ही नहीं, लोहा से अलॉय बना तो लोहे ने अपने गुण खो दिए। जब लोहे के गुण नहीं है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। सर हाँ जी, सर जैसे कि हम चुंबक, जैसे चुंबक होती है हमारी, अगर हम दोनों चुंबकों को एक साथ चिपकाते हैं तो वो इक्वल नहीं चिपकती, या तो आगे पीछे, मतलब एक बीच में, मतलब जो एकदम कुछ होता है सर, वो क्या होता है? कौन से चुंबक की बात कर रहे हैं आप? कैसा चुंबक? क्योंकि चुंबक कई प्रकार का था। मैग्नेट कोई भी ले लो, जैसे सर आपने दिखाई थे अभी। हाँ, उनमें से कौन सी? देखिए, अगर घोड़े के नाल की चुंबक की बात करेंगे तो बीच में कहीं से भी चिपकाएंगे वो नहीं चिपकेंगे, वो केवल सिरों पर चिपकते हैं। सर स्ट्रेट जैसे चौकोर आती है, चुंबक की रॉड वाले चुंबक की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बताइए इसमें। उनको जैसे कि हम एक साथ एक के ऊपर एक जैसे कि चिपकाते हैं सर, तो वो इक्वल नहीं चिपकती हैं, या तो थोड़ा आगे पीछे ऐसे होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें पोल्स को देखेंगे, पोल अगर मान लीजिए अपोजिट हैं तब तो जाके वो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगी। अगर आप ऐसे एक आयताकार यानी ईंट जैसी चुंबक ले लें, ईंट जैसी, और उसके पोल अगर अपोजिट है, आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ईंट की जैसी दीवार बना सकते हैं, उसके ऊपर वो रख जाएगा। लेकिन यदि पोल सेम है तो फिर वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, वो उस स्थान पर नहीं रखी जाएगी, वो कहीं और जाके चिपकेगी। जहां पर उनके पोल अपोजिट होंगे उस डायरेक्शन में जाके चिपकेगी फिर। और अगर आपने पोल अपोजिट रखे हैं तो जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं ऐसे ये रखी जा सकती है। रखी जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल रखी जाएगी। ओके सर। चलिए, ये वाला जो था डायरेक्शन वाला, इसको क्लियर कर लो, इससे चारों दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। नॉर्थ साउथ में तो वो जो हमारी चुंबक है इसका नॉर्थ पोल जिधर हो गया वो तो नॉर्थ हो गई, जिधर साउथ पोल हो गया वो साउथ हो गई। और जो अब इस तरह अपना चेहरा रख लिया, जैसे किसी डायरेक्शन में आपने रख लिया, जैसे नॉर्थ में रख लिया, नॉर्थ में आपका चेहरा कर लीजिए, तो राइट साइड क्या होगी? राइट हैंड क्या होगा? वेस्ट, और लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो ऐसे आप खड़े हो सकते हैं। नॉर्थ की तरफ अगर मुंह कर लें तो पीठ है वो साउथ हो गई। अब नॉर्थ तो पता चल जाएगा ना चुंबक से, तो पीठ क्या हो गई? साउथ। तो जो हमारा राइट हैंड है वो क्या हो गया? वेस्ट, और लेफ्ट हैंड है वो क्या हो गया? ईस्ट। इस तरह से हम डायरेक्शन का ज्ञान कर सकते हैं, दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं इस चुंबक की सहायता से। और जो कंपास होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। मैग्नेटिक कंपास होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्योंकि उसके अंदर एक जो निडिल होती है उसको ले लिया जाता है, जो चुंबक की फॉर्म में होती है निडिल, वो निडिल उसी डायरेक्शन में ठहरती है जो आपको मालूम है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ में जाकर ही स्थिर होती है।
तो इसके द्वारा जो दिशाएं होती है उनका ज्ञान किया जा सकता है। इसके अलावा चुंबक के ध्रुवों पर चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आप चुंबक के टुकड़े कर दीजिए तो देखने में तो ये लगेगा कि एन सिरा अलग हो गया, एस सिरा अलग हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप छोटा टुकड़ा कर देंगे उसमें भी दोनों सिरे रहेंगे, दोनों पोल रहेंगे, और छोटा कर देंगे उसके अंदर भी दोनों पोल रहते हैं। तो चुंबक के एन पोल और एस पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एन से एस की ओर होती है, जबकि चुंबक के अंदर इनकी दिशा एस से एन होती है। कई बार सवाल पूछ लेते हैं भाई कंपटीशन में, कठिन सवाल बन जाता है ये, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो अगर चुंबक के बाहर बात करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अगर चुंबक से बाहर की बात करें तो ये होती है एन से एस, और चुंबक के अंदर की बात करें तो एस से एन। आप देख लीजिए डायग्राम मैंने बना रखा है, आप देख लीजिए दोनों बातों को ठीक है या नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लो। देखिए बाहर आप देख रहे हैं तो बाहर एन से एस की ओर लाइन जा रही, तीर का निशान देखिए, तीर का निशान कहाँ लगा हुआ है, एन से एस की ओर। और अंदर देखेंगे तो अंदर की तरफ आप देखेंगे कि एस के अंदर घुस रही हैं और एन से निकल रही हैं। अंदर आप देखेंगे तो जो तीर का निशान है वो एस के अंदर जा रही हैं और एन से बाहर आ रही है। तो अंदर की डायरेक्शन क्या होगी, एस से एन। तो कई बार सवाल यही पूछ लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, और हमें याद रहता है एन से एस, और उन्होंने लिख दिया चुंबक के अंदर, तो अंदर दिखाई नहीं देता। तो हम तो क्या कर जाते हैं हमेशा एन से एस, आंसर गलत हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक जी सर। जी सर। ये गुण क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हेलो हाँ जी। सर, अगर सिंपली पूछ लिया कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर होती है तो फिर हम क्या करें, अगर अंदर और बाहर का कोई वही नहीं दे रखा हो तो? हाँ, अगर सिंपल पूछा तो आप वही करेंगे N2S। अगर सिंपल पूछा उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो N2S ही लिखेंगे आप। और स्पेसिफाई कर दिया कि अंदर चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा क्या होती, तब आपको फिर आंसर करना होगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो है चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इस बात को समझाने के लिए मैंने बहुत सारे डायग्राम बनाए हैं। इस चीज को आप जानते हैं, ये चीज व्यवहारिक है, प्रैक्टिकली आपने देखा हुआ है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसके पीछे थ्योरी क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो आप देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा ऐसा होता है। जब दो चुंबक एक दूसरे की चुंबकीय बल रेखाओं को ग्रहण कर लेते हैं तो वो आकर्षित है। जैसे बात करते हैं, ये देख लीजिए, फर्स्ट डायग्राम देख लीजिए। तो यहाँ पर एन से जा रही हैं और एस में समा रही, दूसरी चुंबक के अंदर समा रही हैं और दूसरी चुंबक भी उनको ग्रहण कर रही है। एन यानी पहली चुंबक के एन सिरे की बल रेखाओं को एस सिरा क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इसकी बल रेखा, इस चुंबक की बल रेखाओं को दूसरे चुंबक का सिरा क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आकर्षण। अब दूसरे तरफ डायग्राम पे ध्यान दीजिए, हमने दो सिरे रखे एन और एस। तो इसकी बल रेखाएं और दूसरी चुंबक की बल रेखाएं आपस में टकरा रही, ग्रहण नहीं कर रही। वो क्या कर रही है, एक दूसरे को दूर हटा रही है, टकरा रही है आपस में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये जो दो डायग्राम है, हम बात तो करते हैं कि भाई आकर्षण होता है प्रतिकर्षण, पर क्यों, क्योंकि वो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो अगर दूसरा चुंबक पहली वाली चुंबक की बल रेखाओं को यदि ग्रहण करने लगता है तो इसका मतलब है आकर्षण। और यदि दोनों के बीच में, दोनों बल रेखाओं के बीच में टकराव होता है तो वो क्या कहलाता है, रिपल्सन कहलाता है। ये थ्योरी समझ में आई बल रेखाओं वाली? डायग्राम समझ में आए? आ गया सर। जी सर। जी सर, आ रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगली डेफिनेशन है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो चुंबक के चारों ओर, जैसे आपने चुंबक रख दी तो चुंबक के चारों ओर एरिया, हमने एक विद्युत क्षेत्र देखा था, ध्यान है आपको, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पड़ी थी। और मैंने उदाहरण दिया था कि डॉगी का अपना एक एरिया होता है,
उस एरिया में दूसरा भी कोई आता है तो वो तुरंत अपना एक्टिव हो जाता है, अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो जैसे एक आवेश के चारों ओर अपना क्षेत्र होता है, सेम इसी तरह से एक चुंबक के चारों ओर भी उसका अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे वहां उसको विद्युत क्षेत्र नाम दिया था आवेश के क्षेत्र को, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र नाम दे देंगे, दोनों सेम है। अब पता कैसे लगता है? वहां तो हमें आवेश लाना पड़ता है और यहाँ पर आपको क्या लाना पड़ेगा? लोहे का पदार्थ। तो आप जैसे ही लोहे का पदार्थ लाते हैं और वो आकर्षण महसूस करता है, या कोई चुंबक लाते हैं वो आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, तो वह एरिया जिसमें वह आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस कर रहा है वो क्या कहलाता है? उसका चुंबकीय क्षेत्र। और जहां पर चुंबक पर या लोहे के पदार्थ पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है, तो इसका मतलब वो उसके एरिया में नहीं है। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव महसूस होता है, अर्थात चुंबकीय पदार्थों को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं, प्रयोग करके इसको देख सकते हैं कि आप चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा डाल दीजिए और वो लोहे का बुरादा यदि ऐसे रेखाओं में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं ये लाइन नहीं है, पेंसिल से नहीं ड्रॉ की है, ये लाइन है वो किसकी है? वो लोहे के बुरादे की है। तो जहां तक लोहे का बुरादा ऐसे लाइनों में सेट हो जाता है वहां तक चुंबकीय बल रेखा है, और चुंबकीय बल रेखा है वहीं तक उसका चुंबकीय क्षेत्र है। यानी जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली रहेंगी चुंबक की, वहां तक उसका वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है यहाँ तक? सर ये ऐसे सेट हो जाता है बुरादा? हाँ ऐसे सेट हो जाता है बेटा। जहां जहां चुंबकीय बल रेखाएं, जहां जहां से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी वहां वहां ये लोहे के पार्टिकल वो अपने आप सेट हो जाएंगे। आपके पास चुंबक हो तो लोहे का बुरादा नहीं होगा वैसे, लेकिन कभी आओ तो याद दिलाना, यहाँ पर है ये लोहे का बुरादा अपने पास लैब में रखा हुआ है, इस प्रयोग को करके देख ले। सर ये पोल्स पे इकट्ठा नहीं होगा? पोल्स पे इकट्ठा होता है, पोल्स पे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जहां जहां से बल रेखा है कुछ मात्रा में वहां पर भी ये जो लोहे के पार्टिकल है ये सेट हो जाएगा। दोनों पोल्स पे तो जाएगा, वहां तो मैक्सिमम हो ही जाएगा। मैक्सिमम होने के बाद आप उसको पूरे को कागजों पे बिखेर देंगे, कागज पे उसको बिखेर दिया, नीचे आपने चुंबक रख दी, तो इस तरीके से कागज के ऊपर ये चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन में भी पार्टिकल्स इसके सेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा पदार्थ है वो ध्रुवों पर चला जाएगा। ओके सर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विद्युत चुंबक। तो देखिए विद्युत चुंबक के अंदर हम क्या करते हैं, एक तांबे का तार लेते हैं, उसे किसी पदार्थ पर लपेट लेंगे, जो लोहे का बना होता है उस पर लपेट लिया, और जब उसके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो ये जो करंट है इसका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय प्रभाव के कारण जो लोहे की कील है वो चुंबक की भांति कार्य करती है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। लोहे की कील पर धागा लिपटा यानी इंसुलेटेड हो, धागा लिपटा हो तार पे, धागा लिपटा तार, जो तार हम लपेटेंगे खुला नहीं होना चाहिए। आप कॉपर का वायर खुला हुआ मत ले लेना, तो उस पर काम नहीं करेगा, इंसुलेटेड हो। आप कई बार ये प्रयोग करते होंगे, सक्सेस नहीं होता होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं तांबे का तार लपेट लेते हैं कील पे। तांबे का तार नहीं लेना है, और तांबे का तार आप ले लीजिए लेकिन इंसुलेटेड हो, उसके ऊपर धागा लिपटा हो या कुछ ऐसा लेप हो जिसकी वजह से वो इंसुलेटेड हो जाए। तो इंसुलेटेड हम तार इसमें लपेट लेंगे, और जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके अंदर जो लोहे की कील है वो एक चुंबक की भांति कार्य करती है, और चुंबक की भांति कार्य करती है, इसीलिए इसको विद्युत चुंबक कहते हैं, क्योंकि विद्युत के द्वारा यह चुंबक बना, इसीलिए विद्युत चुंबक कहलाएगा। और यही कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र भी क्रिएट होता है, जिसके कारण ये इस विद्युत चुंबक का निर्माण हुआ। सर ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला सिरा है वो एन सिरा है और नीचे वाला एस सिरा है। तो अगर करंट ऐसे घुस रहा है, जैसे एन बनाते हैं और एन से जा रहा है अंदर की तरफ, तो वो एन सिरा कहलाता है, और एस से जाएगा तो वो एस सिरा कहलाएगा। अभी अपना आगे शायद यहाँ पर आपको चीज समझ में नहीं आएगी, आगे हम इसको देख रहे हैं, लेकिन ये धारा की दिशा पर डिपेंड करता है। अगर धारा की दिशा, जैसे हम करंट इसके अंदर भेज रहे हैं, ऊपर वाले तार में होके करंट जा रहा है, नीचे वाले में आ रहा है, तो करंट जाता है, उस करंट की जो दिशा होती उसके आधार पर एन और एस पोल बनते हैं। अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है,
नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। ये करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पे हमेशा एन बनता है। अगर करंट किसी वायर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये तो कुंडली बनानी पड़ेगी, कुंडली गोल होती है, गोल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन हो सकती है। तो यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता तो एन पोल बनेगा, और यदि करंट क्लॉकवाइज जाता तो फिर वो एस पोल बनता। सर हाँ जी, सर ये तार को इंसुलेट क्यों किया है? तार को इंसुलेट इसीलिए किया है क्योंकि वो करंट फ्लो नहीं करेगा चुंबक के अंदर। नहीं तो वो जो लोहा था, उस लोहे के अंदर फिर कौन सा करंट रहता, ना कि चुंबकीय गुण। ठीक है ना, उसका जो चुंबकीय प्रभाव है उसके लिए इसमें करंट नहीं बहने दिया जाएगा। करंट बहने दोगे तो फिर चुंबकीय प्रभाव नहीं आएगा। सर करंट के बहने से तो और भी अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना? नहीं, आप किसी कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करते हैं तब जाकर इसका चुंबकीय प्रभाव होगा। अदरवाइज तो आप देखिए कि अगर तार है, हमारे तार में करंट फ्लो हो रहा है तो वो चुंबक थोड़ी बन जाते हैं। जैसे घरेलू तार आते हैं या कोई लोहा है तो वो चुंबक की भांति कार्य थोड़ी नहीं करते हैं। आप ऐसी व्यवस्था बनेंगे कि तार के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर, जो चुंबकीय पदार्थ है उसके ऊपर तार लपेटते, तब जाके इसका चुंबकीय प्रभाव आता है। आप तार नहीं लपेटेंगे, इस तरीके से इसको कॉइल नहीं करेंगे तो इसका चुंबकीय प्रभाव नहीं आएगा। दूसरी चीज है, आप उसके अंदर यदि करंट फ्लो कर देंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था के साथ ही चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जब किसी धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब जाकर उसका चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है वो है परिनलिका। तो सेम है, अभी हमने सॉलिड यानी ठोस कील ली, इसकी जगह यदि खोखला ले लेते हैं, कुछ चालक पदार्थ ले लेते हैं, खोखला। यहाँ पर तो क्या था, चालक था, यानी कि वो था, चालक का मतलब लोहा था जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। परिनलिका के अंदर जो खोखला बेलन लेंगे, वो खोखला बेलन प्लास्टिक का हो सकता है, कागज का हो सकता है, यानी कि उसके अंदर वो चालक ना हो या न चुंबकीय पदार्थों द्वारा आकर्षित होता हो। तो ऐसे खोखले बेलन पर जब तार लपेट दिया जाता है तो उस व्यवस्था को परिनलिका कहते हैं। और इस परिनलिका में भी आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? बताइए, धारा की दिशा बताइए देख के कैसी है। सर करंट की डायरेक्शन देखें तो क्लॉकवाइज ही है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार थोड़ा। क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, धारा की दिशा आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है। तो जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज एंटर कर रही, हेलो, धारा की दिशा यदि क्लॉकवाइज कुंडली के अंदर एंटर कर रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो फिर वहां पर वो सिरा एस सिरा कहलाएगा। इस परिनलिका का एक सिरा एस हो जाता है, जिधर से धारा जा रही है वो सिरा एस हो जाएगा, दूसरा सिरा एन हो जाएगा। तो ये जो परिनलिका है वो एक चुंबक की भांति कार्य करती है, और जो इसके अंदर चुंबक की भांति जब कार्य करेगी तो चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, एन टू एस। तो इस तरह से की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिनलिका कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कुचालक पदार्थ का खोखला बेलन लेकर उस पर धागे लिपटे होते हैं या इंसुलेटेड है, तार लपेटकर उसे विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, जिससे बेलन के सिरों पर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे परिनलिका कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? सर हाँ जी। सर इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होती है जहाँ पे वहां होता है एन, तो फिर इसमें एन यहाँ एस होना चाहिए ना एन की जगह। देखिए, जिस सिरे से हम करंट भेज रहे हैं उस सिरे की बात करते हैं, दूसरा सिरा तो अपोजिट अपने आप हो जाएगा।
अगर ये सिरा एन है तो दूसरा तो एन, ये सिरा एस है तो दूसरा तो एन होगा, और अगर ये सिरा एन है तो दूसरा अपने आप एस हो जाएगा। जिस सिरे से हम करंट भेज रहे हैं उस सिरे को हमें चेक करना होता है कि वो क्या होगा। तो अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज भेजते हैं जिस सिरे से तो वो एन सिरा हो जाएगा, और यदि क्लॉकवाइज भेजते हैं सिरे से तो वो एस सिरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जिस सिरे से करंट भेज रहे हैं वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओके। परिनलिका को ऐंठन रहित धागे से लटका देते हैं। परिनलिका को ऐसे धागे से लटका देंगे जिसमें ऐंठन नहीं है। परिनलिका के सिरों पर ध्रुवों का निर्माण धारा की दिशा पर निर्भर करता है। जिस सिरे से धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है वह सिरा एस सिरा कहलाता है, दूसरा सिरा एन होगा। इसी प्रकार जिस सिरे पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है वो एन सिरा कहलाता है, और दूसरा सिरा अपने आप एस सिरा होगा। ठीक है यहाँ तक? जी सर। उसके बाद है चुंबक के उपयोग। उपयोग आपने देखे हुए हैं, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। माइक जो बनाए जाते हैं, माइक है, स्पीकर हैं, ये सारे बिना चुंबक के नहीं बनाए जाते। विद्युत मोटर में, विद्युत यंत्रों में जैसे पंखा, कपड़ा धोने की मशीन, यानी जिनमें मोटर लगी होती है वो मोटर सभी चुंबक से बने होते हैं। विद्युत घंटी है, लाउड स्पीकर है, जिस स्पीकर की बात करते हैं वो भी चुंबक से बने होते हैं। कल कारखानों में भारी स्टील तथा लोहे के टुकड़ों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। चुंबक के द्वारा आकर्षित करके इन पदार्थों को उठाया जाता है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। शरीर के घाव, आंख में पड़े लोहे के टुकड़े को निकालने के लिए, मान लीजिए शरीर में लोहे के टुकड़े धंस गए हैं, आंख में लोहे का बुरादा गिर गया है, तो उसको निकालने के लिए भी चुंबक का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ चुंबक के उपयोग हैं। उसके बाद है पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है क्या? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको समझना होगा। तो यहाँ तक समझ में आया ऊपर तक? जी सर। देखिए, जो पृथ्वी है वो निकल और आयरन से बनी हुई है, इसके कारण इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब ऐसे पदार्थों से बनी हुई है जिसके कारण पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब सवाल आता है कि पृथ्वी का कौन सा सिरा एन होगा, कौन सा सिरा एस होगा। तो आपको क्या लगता है कि चुंबक है वो उत्तरी ध्रुव की ओर ठहरती है, उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर चला जाता है, दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर चला जाता है। तो आपका कहना क्या है कि जिधर चुंबक रुक रही है, यानी जिधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा उधर पृथ्वी के चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा? सर साउथ होगा। कौन सा होगा? सर साउथ, दक्षिण। हाँ, दक्षिण होगा। ठीक है, लेकिन ये सही है, उधर उल्टे होने चाहिए तभी जाके आकर्षित करता है। लेकिन हमने अपने जो सुविधा के लिए क्या किया है कि उसको हमने जिधर चुंबक रुकती है उसको हमने कह दिया कि ये उत्तरी ध्रुव है, और जिधर दक्षिणी सिरा रुकता है उसे हमने दक्षिणी ध्रुव कह दिया, है ना। अब कह दिया तो कह दिया लोगों ने, लेकिन रियल यही माना गया है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहाँ है? कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव है साहब, जिधर चुंबक का उत्तरी सिरा रुकता है उधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, और जिधर दक्षिणी सिरा रुकता है उधर दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन रियल में यह है कि वो चुंबक, पृथ्वी का चुंबक इस तरीके से है, जो हमारी चुंबक ठहरती है उसका उल्टा, तभी जाके वो दोनों सिरों को आकर्षित करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? सर हाँ जी। सर पृथ्वी निकल और आयरन से बनी है, तो सर इसमें मतलब मैग्नेट क्यों कह रहे हैं? फिर आयरन को मैग्नेट थोड़ा ना कहेंगे। मैग्नेट है वो किस पदार्थ से बना होता है? जो मैग्नेट है वो भी आयरन से ही बना होता है, आयरन का ही पदार्थ होता है मैग्नेट के अंदर। जैसे मैग्नेटाइट है तो मैग्नेटाइट है जी मैग्नेट, और मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4। तो जो लोहे के ऑक्साइड है वो चुंबक की भांति कार्य करते हैं। पृथ्वी भी लोहे से और निकल के मटेरियल से बनी हुई है, इसीलिए वो भी चुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करती है।
ओके सर। अब बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ और साउथ पोल, तो पृथ्वी का जिधर चुंबक हमारा नॉर्थ पोल रुकता है उसको हमने पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ पोल कह दिया है, और जिधर पृथ्वी के चुंबक का हमारी चुंबक का साउथ पोल रुकता है उधर हमने साउथ पोल कह दिया। तो इस तरीके से हमने पोल डिसाइड कर लिए, जो कि हमने गलत कर लिए। एक्चुअल पोजीशन अपोजिट है, जिधर चुंबक का नॉर्थ सिरा रुकता है उधर पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल है। अब इस समस्या को हल करने के लिए हमने क्या कह दिया, अब हमने ये तो गलती कर ली कि भाई हमने उसको नॉर्थ कह दिया, इधर साउथ कह दिया, तो इसको करेक्शन करने के लिए हमने कहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एस से एन की ओर होती है। उल्टा कर दिया हमने चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, जिससे हमारी जो समस्या थी वो हल हो गई। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को आप डायग्राम से देख के बताइए मुझे कैसी है। उल्टी है, इसमें साउथ से नॉर्थ जा रही है। साउथ से नॉर्थ जा रही है, और हमारी चुंबक की क्या थी, नॉर्थ से साउथ। ये साउथ। हाँ, इस कारण हमने कह दिया कि भैया इस कारण वो जो चुंबक है वो आकर्षित करता है हमारे चुंबक को, क्योंकि हमने पृथ्वी की बल रेखा नॉर्थ टू साउथ मान ली, इसीलिए नॉर्थ सिरा नॉर्थ को हमारा आकर्षित कर लेता है। नॉर्थ नॉर्थ को कभी आकर्षित कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं करता। लेकिन हमने यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा उल्टी कर दी तो कर लेगा। कर लेगा या नहीं कर लेगा? हाँ सर। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट हम ऊपर देख चुके हैं। तो अगर नॉर्थ से निकलती, उसकी भी नॉर्थ से निकलती, तब तो प्रतिकर्षण था, लेकिन इसकी नॉर्थ में आ रही है, उसकी नॉर्थ से निकल रही, तो एक दूसरे को वो ग्रहण कर लेंगे तो आकर्षित कर लेगा। तो पृथ्वी का नॉर्थ चुंबक के नॉर्थ को आकर्षित करता है, जो करंट थ्योरी है, और पृथ्वी का साउथ चुंबक के साउथ को आकर्षित करता है। कारण चुंबकीय बल रेखाएं उल्टी हो गई हैं पृथ्वी की इस वजह से। लेकिन रियल फैक्ट यही है कि वो उल्टी होती नहीं है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर ही होती हैं। लेकिन चूंकि कुछ गोलमाल है इसमें जो वैज्ञानिकों ने मान लिया है, तो वो चला आ रहा है, और उसको चलाने के लिए हमने कह दिया है कि पृथ्वी की जो चुंबकीय बल रेखा है वो साउथ टू नॉर्थ है। क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए, आगे चलें। यस सर। चुंबक के बारे में, पृथ्वी के चुंबक के बारे में दो चीजें ध्यान रखनी है। सवाल पूछ लेते हैं, ऐसे उलझे हुए सवालों को ज्यादा पूछते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। यस सर। और कठिनाई स्तर बढ़ाने के लिए ऐसे सवालों को ज्यादा पूछ लेते हैं कि आपको क्लियर है या नहीं। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि जिधर चुंबक हमारा रुकता है नॉर्थ, वो नॉर्थ सिरा पृथ्वी का भी नॉर्थ है, और उधर साउथ है तो पृथ्वी का भी साउथ है। अब एक दूसरे को ये आकर्षित नहीं करने चाहिए, प्रतिकर्षित करने चाहिए, लेकिन एक दूसरी वजह से आकर्षित कर लेते हैं। वो कारण ये दिया कि जो पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखा है वो उल्टी है, इस वजह से पृथ्वी का नॉर्थ और चुंबक का नॉर्थ एक जगह रुक जाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। बस इतना सा याद रखिएगा, ठीक है? इसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है पूरी तरह से, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीपीटी सेंड कर दूंगा। और ये आपका जो पूरा यूनिट है वो खत्म, और यूनिट नहीं, आपका पूरा सिलेबस खत्म है। आपको कुछ कहना है? हेलो सर। हाँ जी। वो भट्टी वाला टॉपिक और बता देना एक बार। वहां से आपको राहत मिल सकती है।